अब देखो नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं हम लोग। सॉरी ये क्या था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसको ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, पहले एक आपने कोई वेसल लेना है। तो पहला हमारा काम क्या था, टेक अ वेसल। ठीक है, सेकंड में हमने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रोड लगा दिया, 2 इलेक्ट्रोड। तो 2 इलेक्ट्रोड इज फिटेड, 2 इलेक्ट्रोड इज फिटेड। सब सही। ओके। 2 इलेक्ट्रोड में कोई भी इलेक्ट्रोड होंगे, लेकिन यहाँ पे जनरली हम इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट का मतलब होता है जो किसी से रिएक्शन नहीं करता, जैसे प्लेटिनम हो गया। जनरली प्लेटिनम को ज्यादा लिया जाता है, दैट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड, जिसका काम केवल इलेक्ट्रिसिटी पास करना है बस, बाकी कुछ नहीं। ठीक, तो 2 इलेक्ट्रोड कर दिए। अब हमने इसको वायर से कनेक्ट कर दिया और इसमें बैटरी भी लगा दी, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लाएंगे हम, तो हमने इसको क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये मान के चलो। अब ये छोटा वाला होता है नेगेटिव वाला, जो बड़ा वाला होता है वो प्लस का। तो प्लस का मतलब हो गया एनोड और माइनस का मतलब हो गया कैथोड। ये जनरल वर्क करता है, उसमें उल्टा था, यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। क्यों किया, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी तो हम कहाँ से करेंगे इसका काम। ठीक है, तो इसलिए हमने इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब हमने यहाँ पे कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट रख दिया, जैसे सपोज करो आपने NaCl रख दिया मोल्टन में, तो ये मोल्टन NaCl आपने इसमें फिल कर दिया। तो चौथी चीज क्या है, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट को रख दिया। इलेक्ट्रोलाइट समझ में आया। सबसे पहले आपने वेसल लिया, कोई भी एक बॉक्स उठा के ले आओ घर से, उसके बाद 2 डंडे ले आओ, 2 इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के ले आओ। ठीक, फिर आपने क्या किया, एक वायर से बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको। आपने देखा कहीं पे कोई वायर्स पड़ी थी और बैटरी आपके घर में रखी हुई है, आपने इससे कनेक्ट कर दिया इसको। ठीक है, प्लस माइनस ध्यान रखना, जो प्लस से कनेक्ट होगा उसे कहते हैं एनोड, और जो माइनस से कनेक्ट होगा तो इस इलेक्ट्रोड का नाम हो गया कैथोड। अगर आपने इसे चेंज कर दिया तो नाम भी चेंज हो जाएंगे। यानी ये बैटरी डिसाइड करती है कि कौन कैथोड होगा और कौन एनोड होगा। ठीक, ये तो आपने इंस्ट्रूमेंटेशन कर दिया। अब क्या होगा, देखो वर्किंग के केस में जैसे आपने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास करी, जैसे यहां से मैंने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया तो क्या होगा, ये NaCl टूटेगा। ठीक है, NaCl किस में टूटेगा, Na प्लस में और Cl माइनस में। जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की, जो इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक डाउन, टूट गया। ठीक, अब ब्रेक डाउन तो हो गया। अब सवाल ये है कि Na प्लस किधर की तरफ जाएगा, तो बता सकते हो आप लोग, ये Na प्लस है जो, ये किसकी साइड मूव करेगा, कैथोड की तरफ या एनोड, कैथोड, कैथोड की तरफ। हाँ, क्योंकि जो प्लस होगा वो कहाँ जाएगा, माइनस की तरफ। सीधी सी बात है, अट्रैक्शन होगा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो प्लस वाला जाता है माइनस की तरफ, और जो माइनस वाला होता है वो कहाँ जाएगा, प्लस की तरफ। तो देखो ये Cl माइनस है जो, ये किसके पास जाएगा, एनोड के पास, और जो Na प्लस है वो किसके पास जाएगा, माइनस के पास। ठीक है, तो ये Na प्लस किसके पास गया, कैथोड की तरफ मूव कर रहा है। ठीक, कैथोड की तरफ। और Cl माइनस किधर मूव करेगा, एनोड की तरफ। यहां तक समझ में आ गया सबको। देखो सबसे पहले मैंने क्या, एक वेसल लिया, उसमें 2 इलेक्ट्रोड फिट कर दिए, आप इसे बना सकते हो घर में। थर्ड, आपने एक वायर ली और इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया यहाँ से। क्यों किया, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब हमने इसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा 4 स्टेप हो गए। जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रोलाइट है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, आयंस में टूट जाएगा। ठीक है, आयंस में टूट गया। टूटने के बाद क्या हुआ कि जो प्लस वाला होगा वो हर हमेशा कैथोड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि कैथोड में नेगेटिव चार्ज होता है, और जो माइनस वाला होगा
वो एनोड की तरफ मूवमेंट करेगा। तो ये समझ में आया आपको? रिप्लाई करो यस नो। यस सर। ठीक है, अब आगे बताता हूँ। अब इसमें रिएक्शंस होती है, जैसे मैंने कहा एट कैथोड। तो कैथोड में क्या होगा, जो Na+ था इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बन जाएगा सोडियम मेटल। तो ये डिपॉजिट हो जाएगा कहाँ पे, कैथोड में। एनोड में क्या होगा, देखो एट एनोड जो Cl- था ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ये बन जाएगा Cl। जनरली Cl होता है, यहाँ पे डॉट दिखा सकते हो आप लोग, Cl डॉट और Cl डॉट आपस में कंबाइंड होते हैं और बन जाता है क्लोरीन गैस। यानी क्लोरीन गैस आपको कहाँ पे मिलेगी, एनोड में। यहाँ से क्लोरीन गैस निकल के बाहर हो जाएगी। और कैथोड में क्या मिलेगा आपको, Na। तो ये जो एक स्टेप की रिएक्शन होती है इसे कहते हैं प्राइमरी चेंज। प्राइमरी चेंज जो पहले स्टेप में हो रही है, देखो ये वाली रिएक्शन जो स्टार्टिंग में हो रही है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी चेंज। ये आपका प्राइमरी चेंज है, ठीक है। और जो ये इसके बाद देखो ये सेकंड स्टेप हो रहा है, इसे कहते हैं सेकेंडरी चेंज। ध्यान रखना, ये प्राइमरी चेंज और सेकेंडरी चेंज। सेकेंडरी चेंज होता है इनडायरेक्टली, पहले एक बार हुआ स्टेप, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी चेंज। और इसके बाद सेकेंड स्टेप में ये दोनों आपस में कंबाइंड होंगे, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी चेंज। ठीक है, तो दोनों आपको अलग अलग मिल गए। तो कैथोड में क्या जाएगा, Na, और एनोड में क्या जाएगा, Cl2। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आपको पता चल जाएंगे कि वो कहेगा कि कैथोड में कौन सा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है Na। और आपको पूछेगा एनोड में कौन सा जाएगा, तो एनोड में होगा क्लोरीन गैस। इज इट क्लियर? बताओ यस नो। सर प्राइमरी चेंज सेकेंडरी चेंज दोबारा बता दें। प्राइमरी का मतलब होता है जो स्टार्टिंग में जो चेंज है, इनिशियल में चेंज हो रहा है। जैसे आप लोग क्लास में गए और जो पहला चेंज आपने देखा वो आपको दिखेगा प्राइमरी चेंज। आप कहीं पे बैठ गए तो प्राइमरी चेंज है। फिर टीचर ने देखा ये लोकेशन सही नहीं है आपकी, वहां से उठा के उन्होंने दूसरी जगह बैठा दिया आपको, तो सेकेंडरी चेंज है। यानी कि एक स्टेप के बाद जो इनिशियल स्टेप है उसको छोड़ के जो भी स्टेप आगे आएगी दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी चेंज। और जो स्टार्टिंग में जो चेंज हो रहा है शुरू में वो प्राइमरी चेंज है। इनिशियल स्टेप का भी जो भी चेंज है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी चेंज। और इसके बाद जो भी चेंज होते जाएंगे उसे हम कहेंगे सेकेंडरी चेंज। समझ में आई अब कैसे इलेक्ट्रोलाइटिक यस इफेक्ट होता है? सर, तो इसमें वर्किंग लिखने को आएगी? वर्किंग पूरा ही पूछता है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगर आएगा तो इसको एक्सप्लेन करो, तो इसमें सारा लिखना पड़ता है, स्पेशल वर्किंग नहीं आता है। ठीक है, तो ये आगे समझ में आपको? यस सर। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी कंप्लीट हो गया। 12 मिनट है तो मैं आपको फेराडे लॉ भी बता देता हूँ। तो ये लास्ट स्टेप है जो न्यूमेरिकल का होगा आपके पास, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, तो फेराडे लॉ हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का। याद करने आपको फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में होता क्या है कि इसने जनरली क्या बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है इसमें क्या रिलेशनशिप होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इन दोनों में उसने क्या किया, रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया, इसने फेराडे ने। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं फेराडे लॉ। अब इसका फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दो लॉ आते हैं, बहुत इजी लॉ है। देखो पहला है आपका फेराडे या फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे या फेराडे फर्स्ट लॉ। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या, देखो आप खुद सोचो, आप लोग आप अपने आप इस लॉ को बना सकते हो। जैसे मैंने ये क्या किया, सेल बनाया और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दी, करंट पास किया। अब वो कह रहा है कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, इसकी लैंग्वेज समझो आप लोग, अमाउंट
amount of substance deposited is directly proportional to या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बताओ किसके, करंट के या इलेक्ट्रिसिटी के, बताओ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बताओ डी या आई, रिप्लाई करके बताओ मुझे। विनीत, ओके, और इसके अलावा कोई आंसर? ऋषभ, रॉन्ग आंसर है ऋषभ का, तो श्रुति का सही आंसर है। विनीत सर पता है आंसर डायरेक्टली है, डायरेक्टली होगा, सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दोगे उतना डिपोजिशन ज्यादा होगा। अगर आपने यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा दी, पहले 50 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे आप लोग, आपने क्या किया 100 कर दिया, बढ़ा दिया, तो क्या होगा, उतना जल्दी क्या होगा, ये डिपोजिशन ज्यादा हो जाएगा। और 100 की जगह पे आपने 150 कर दिया तो और ज्यादा हो जाएगा डिपोजिशन। 150 के अलावा 200 कर दिया, तो जितनी आपने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाओगे उतना क्या होगा, डिपोजिशन ज्यादा होगा। बस यही तो कहा इसने, ठीक है। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, एट एनी इलेक्ट्रोड is directly proportional to the amount of electricity passed। बस इसमें कोई याद करने वाली चीज है तो बता दो मुझे। सीधा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको दिखता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। जितनी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा दोगे उतना सब्सटेंस ज्यादा डिपोजिट होगा। क्लियर है यहाँ तक? Any doubt? ठीक है, तो अब इसमें जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था किसका, Na और Cl माइनस का, तो Na प्लस जाता है और Cl माइनस जाता है, तो Na प्लस कहाँ डिपोजिट होता है, कैथोड पे, तो कैथोड पे इतना ज्यादा डिपोजिट होगा ना। जो आपने NaCl क्या किया, मोल्टन NaCl लिया था, तो ये Na प्लस कहाँ डिपोजिट हो रहा है, कैथोड में डिपोजिट होगा, और Cl कहाँ जा रहा था, एनोड में जा रहा था। तो जो अमाउंट ऑफ Na प्लस है वो कहाँ पे जाएगा ज्यादा, कैथोड में, जितनी मैंने इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाते चली गई। और जो Cl माइनस है वो कहाँ जाएगा, एनोड में, जितनी मैं इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, कोई भी आप इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो। तो उसका इसमें 3-4 है आपके पास एग्जाम्पल। इसका पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको, तो इसे मैं उसमें लिखता हूं किसमें, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब देखो अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन हटाता हूं तो एक कांस्टेंट आता है Z। Z इज द इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, ठीक है। सर क्यू क्या है इसमें? Q है इलेक्ट्रिसिटी, और करंट। डब्ल्यू? W है वेट या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड। अभी तक मैं क्या कह रहा था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट या इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो वही तो मैंने इसको वर्ड में लिख दिया। और अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट आएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। ठीक है, आप देखो Q और I में क्या रिलेशनशिप है, तो आपको पता है I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T होता है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT। अगर आपको I दिया हुआ है तो इसको रिप्लेस कर सकते हो आप, W इज इक्वल टू ZIT। W क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड। Z है यहाँ पे कांस्टेंट, I है आपके पास करंट, और T है फॉर टाइम, T इज टाइम। ठीक है, तो ये इसके बेस पे क्वेश्चन आंसर आपके पास समझ में आया वाला फर्स्ट रूल। सिंपल सा है, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। ठीक है, अब अमाउंट अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट लिखा मैंने यहाँ पे, और इसके बाद फिर क्या, W इज इक्वल टू ZIT। Q को मैंने रिप्लेस कर दिया। अगर Q नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, I दिया हुआ तो आप I वाला करो, अगर I नहीं दिया तो Q दिया होगा, इन दोनों में से एक जरूर दिया होगा।
क्लियर हुआ ये फॉर्मूला? यस नो? यस। ठीक है, अब देखो यहाँ से जेड की डिफाइन भी हम बता देते हैं। देखो जेड की डिफाइन कैसे निकालनी है, तो आपको पता है W इज इक्वल टू जेड क्यू, तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाई क्यू। तो इसकी जो डिफाइन है वो क्या होगी, देखो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड, ये किसके बराबर हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड, डिपोजिटेड कब, व्हेन 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। बस जो भी मैंने कहा जो अपॉन में है उसे 1 ले लो, इसको 1 ले लिया आपने, तो जो 1 होगा कूलम इलेक्ट्रिसिटी अगर आपने क्या किया, पास किया है, तो जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा दैट इज कॉल्ड जेड, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, दिस इज कांस्टेंट। और अगर यहाँ पे आप आई के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो क्या होगा, जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई आई टी, तो फिर वही लिखेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड व्हेन 1 एम्पेयर, क्योंकि करंट के लिए एम्पेयर आता है, इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन 1 सेकेंड, क्योंकि दोनों को 1 मान लो, आई को भी मैंने 1 एम्पियर और टाइम को 1 सेकेंड ले लिया, तो ये दोनों 1 हो गए, तो जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट होगा दैट इज कॉल्ड जेड। ये बताओ डिफाइन आई समझ में आपको? जेड मींस अमाउंट ऑफ यस सर। सब्सटेंस डिपोजिटेड व्हेन 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, यानी कि डिफाइन में आपको जो भी वैल्यूज अपॉन में होगी उसे 1 मानना है बस। अब देखो नेक्स्ट एक और है, यहाँ पे जेड की जो वैल्यू आपको याद रखनी है, जेड इज इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, जिस एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे हमने सोडियम की बात करी, तो उसका इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500, ये आपने याद रखना, ये क्वेश्चन में दिया नहीं होता। ठीक है, जेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, जैसे मैंने कहा सोडियम का इक्विवेलेंट वेट बताओ, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, आपको बताया था मैंने कि मोलर मास या एटॉमिक मास, तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 और सोडियम में 1 चार्ज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 23। किसी का भी आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे, जितना उसका मोलर मास या एटॉमिक मास है ऊपर रखना है अपॉन n फैक्टर, या जितना उसका चार्ज डेवलप हो रहा है वो उसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको जेड की वैल्यू निकलेगी जो क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है। मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये क्वेश्चन में नहीं होता है गिवन, हिडन होता है, ये आपको अपने आप याद रखना। बाकी डब्ल्यू और क्यू में से आपको इंफॉर्मेशन दी होगी, डब्ल्यू या क्यू की, और एक पूछा होगा आपसे। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड क्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड आई टी, और तीसरा है यहाँ पे जेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। और एक लॉ कल है जो सेकेंड लॉ आएगा, बस इतने ही फॉर्मूले इसमें। ठीक है, और इस फॉर्मूले से आप इसके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई डाउट है किसी को? एनी क्वेश्चन बताओ, यस नो? नो सर। ये याद होने चाहिए सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ से, सर हाँ बताओ। सर एक बार डाइल्यूशन बता दो सर उसका, कंडक्टिविटी का, सर वो कल रह गया था। डाइल्यूशन, अच्छा अच्छा, उसमें क्या होता है, देखो डाइल्यूशन, अगर हम ऑन डाइल्यूशन का मतलब, कभी भी अगर आपके पास आता है कि डाइल्यूशन वर्ड आता है, मींस एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, जैसे मैंने कहा आपको मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसमें अगर मैं डाइल्यूशन करता हूं यानी वाटर को ऐड करूंगा, तो इसकी वैल्यू में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कप्पा इनटू वॉल्यूम, इसमें भी वही है कप्पा इनटू वॉल्यूम, यहाँ मोलर के लिए यूज होता है, यहाँ इक्विवेलेंट के लिए यूज होता है। ठीक है,
अब मैंने कहा डाइल्यूशन से के की वैल्यू डिक्रीज होती है लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज होता है। इसमें भी सेम केस है, डिक्रीज होगा और ये इंक्रीज होगा। लेकिन इसमें फैक्ट क्या है कि जो वॉल्यूम होता है वो ज्यादा इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू कप्पा डिक्रीज। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, चलो एग्जांपल से बताता हूँ आपको। जैसे ये एक वेसल है, इसमें आपने पहले वाटर डाला था तो 50% टूटा, यानी कि आपको 50 आयंस मिले 1 लीटर में। 1 लीटर आपने 1 लीटर और पानी डाला इसमें तो ये फिर टूटेगा। तो इसमें सपोज करो 70% आयंस टूट गए, यानी 70 आयंस हो गए इन 2 लीटर में। 1 लीटर में कितना हो गया? 35 आयंस हो गए। फिर आपने इसमें 1 लीटर और डाल दिया पानी, तो अब आपके पास आयंस और टूटेंगे, ये 80% हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 80 आयंस हो जाएंगे आपके इन 3 लीटर में। तो कप्पा के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो कप्पा के हिसाब से इसमें 50 आयंस हैं, इसमें 35 होंगे, क्योंकि हम पर लीटर की बात करते हैं, कप्पा मीन्स पर लीटर। तो 50 आयंस पर लीटर, ये 70 आयंस इन 2 लीटर, तो 1 लीटर में हो जाएगा 35, और ये 80 आयंस इन 3 लीटर, तो 1 में हो जाएगा 26। कम हो गया कप्पा, लेकिन वॉल्यूम क्या है? यहाँ पे 1 लीटर, यहाँ पे 2 लीटर, यहाँ पे 3 लीटर। तो जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों का, तो सीधी सी बात है 50 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 70 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 80 आएगा। यानी कि ओवरऑल वैल्यू क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। तो ऑन डाइल्यूशन द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों इंक्रीज होते हैं। दोनों का रीजन सेम है क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम है। क्लियर हुआ? बताओ यस नो। यस सर। ओके, तो यहाँ से अब केवल 2 या 3 डेज का और बचा है मैक्सिमम। इसके बाद हम प्रैक्टिस और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछना है आपने। तो मैं मीटिंग ऑफ करता हूँ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।